तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पैसा बचने की संभावना ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। बैंक का रिस्पांस आपके साथ कैसा रहता है? पर्सनली कॉल करना पड़ता है तो हम कॉल भी करते हैं। तो पूरी हर संभव हमारी तरफ से प्रयास किया जाता है कि बैंक्स की तरफ से टाइमली कार्रवाई हो जाए। जी, अगर पैसा नहीं मिला तो कहते हैं क्या फ़ायदा, पैसा वापस नहीं मिलता, इस तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं। लगभग 62 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड हमारे यहाँ रिपोर्ट हुआ था। उसमें लगभग हमने इस बार 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए बचाए थे। फ़ोन आते हैं माता पिताओं के पास कि आपका जो बेटा है या बेटी है, हमने उसका अपहरण कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह से कोई कह रहा है तो आप अपने बेटे को संपर्क कर सकते हैं, उसके दोस्तों को संपर्क कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वेरीफाई कर लें कुछ भी पैसे किसी को भी ट्रांजेक्शन। बारकोड के जरिए भी फ्रॉड बहुत सामने आ रहे हैं। तो जो QR कोड है वो पैसा केवल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, रिसीव करने के लिए नहीं किया जाता है। कब तक मान सकते हैं देवभूमि हमारी ड्रग्स फ्री हो जाएगी? और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही कुछ सकारात्मक परिणाम हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग बचपन से दो कहावतें सुनते आ रहे होंगे। पहली, लालच बुरी बला है, और दूसरी, दाना फेंको और जाल में फंसा लो। आजकल लोग जल्द अमीर बनने के चक्कर में साइबर क्राइम के शिकारी बन रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग वो भी हैं जो जल्द शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में देवभूमि के जो युवा हैं उनकी नसों में नशा घोल रहे हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वो मेहमान हैं जो हमको बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। साथ ही वो लोग भी सतर्क हो जाएं जो ये सोच रहे हैं कि देवभूमि की जनता की जो युवा हैं उनकी नसों में हम नशा फैलाकर अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं STF चीफ आयुष अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, पहला सवाल साइबर क्राइम से ही शुरू करेंगे। साइबर अपराध ये क्या है और कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं, कैसे शिकार हो जाते हैं? देखिए, साइबर अपराध किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स का, मोबाइल का या किसी अन्य टेलीकॉम इक्विपमेंट का उपयोग करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए कोई भी क्राइम किया जाता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। साइबर क्राइम की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड है कि आपके पास में फ़ोन आता है और आपके साथ में आपका एक्सेस लेकर या आपके क्रेडेंशियल्स लेकर कोई वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है जिसमें कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के साइबर क्राइम हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके विरुद्ध जो स्टॉकिंग हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, वो सब भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। अच्छा सर, एक नया है सुनने में मिला है, आप बहुत सारे केसेस आते हैं, अखबारें में पटे रहते हैं इस चीज़ से, इस हेडिंग से कि डिजिटल अरेस्ट। ये क्या है सर? देखिए, पिछले कुछ समय से इस तरह के केसेस आ रहे हैं जिसमें कि लोगों को कुछ अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है और उसके बाद में उनको बताया जाता है कि हम किसी कस्टम डिपार्टमेंट से या क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, मतलब कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बोल रहे हैं और आपका कोई पार्सल मिला है, इसमें कोई कॉन्ट्राबैंड है, कोई इलीगल सामान है, और उस तरह का उनको डर दिखाया जाता है। और उसके बाद उनको बताया जाता है कि भाई आप हमारे हायर ऑफिशियल से बात कर लीजिए, अदरवाइज़ हम आपका वारंट निकालने वाले हैं, NBW आपके अगेंस्ट में निकालने वाले हैं। फिर उनको एक नंबर से कोई वीडियो कॉल आती है, उसमें सामने जो सेटअप होता है वो पूरा पुलिस का या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बनाया होता है। वहाँ कोई यूनिफॉर्म में कोई ऑफिसर बनकर पोर्ट्रे करते हुआ बैठा रहेगा और फिर वहाँ से उनको धमकाना शुरू करते हैं कि भाई आपका जो ये कॉन्ट्राबैंड मिला है, आपके विरुद्ध हम मुकदमा लिखने वाले हैं, अरेस्टिंग होने वाली है। और फिर उसको मैनेज करने के लिए उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और उस बीच में जब तक वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक उनको बताया जाता है कि आप हमारे वॉच पर हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते, किसी को कॉल नहीं कर सकते और मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। तो उसको लोग अभी डिजिटल अरेस्टिंग करके वो किया जा रहा है। ये कुछ रिसेंट क्राइम है, अभी पिछले कुछ समय से इस तरह के केसेस आए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा एक स्कैम है, फ्रॉड है पूरी तरह से। पहली चीज़ तो डिजिटल अरेस्टिंग नाम की कोई भी चीज़ हमारे कानून में नहीं रहती है। जो भी कानून, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कार्रवाई करती हैं तो वो प्रॉपर उसकी अरेस्टिंग की और इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया होती है जो BNSS है हमारा, उसके अंतर्गत की जाती है। तो डिजिटली किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं होता है कि कभी भी पुलिस आपको फ़ोन करके नहीं कहेगी हम आपके खिलाफ वारंट निकाल रहे हैं या फिर आपको वीडियो कॉल करेगी, इस तरीके कुछ भी नहीं होता है? ऑब्वियसली देखिए, किसी के खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई करनी है तो पुलिस पहले उसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब उसको प्रॉपर अगर कोई हो रहा है, केस लिखा जा रहा है, तो पहले पूछेंगे नहीं अक्यूज से कि हम आपके खिलाफ केस लिख दें या ना लिख दें जी। और दूसरी चीज़, अगर केस लिखा भी जा रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वो भी एक गलत चीज़ है। तो ये पूरी तरह से एक पूरा फ्रॉड, एक स्कैम चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर जो इसमें फंस जाते हैं
बताते नहीं है कि हमारा नाम बदनाम होगा, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और वो आपके पास आते हैं तो किस तरह का सपोर्ट उनको मिलता है आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन है। अगर किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है तो तत्काल उस पर अपना डिटेल्स दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और उसमें क्या रहता है कि हमारी सारी बैंक्स और सारी जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैं वो ऑन बोर्ड रहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे भी कोई कंप्लेंट आती है, हम लोग उसकी तत्काल जो डिटेल्स हैं उसको दर्ज करते हैं, और जो जिस बैंक में भी पैसा गया है उस बैंक को अलर्ट चला जाता है, और वो अपनी तरफ से उस पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पैसा बचने की संभावना ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। दूसरा, जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। तो सभी से अपील रहेगी कि अगर आपके साथ में कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो उसमें डरने की या किसी भी तरह की हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल उसको रिपोर्ट करें। एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो 1930 के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक का रिस्पांस आपके साथ कैसा रहता है इस तरह के, क्योंकि ये तत्काल तुरंत करने की चीज़ें हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस बैंक का रहता है? देखिए, अलग अलग, क्योंकि कई सारी बैंक्स हमारे यहाँ पर हैं, तो सभी बैंक्स का एक यूनिफॉर्म रिस्पांस नहीं होता है। कुछ बैंक्स हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देती हैं, कुछ समय लेती हैं। लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो MHA है, RBI है, इस स्तर पर भी वार्तालाप चल रहा है, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इस पूरा प्रक्रिया जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा एफर्ट करके उसको पैसे को बचाया जा सके। पर्सनली कॉल करना पड़ता है तो हम कॉल भी करते हैं। तो पूरी हर संभव हमारी तरफ से प्रयास किया जाता है कि बैंक्स की तरफ से टाइमली कार्रवाई हो जाए। अगर किसी का पैसा फंसा है तो कितने चांसेस होते हैं, कितना प्रतिशत वापस मिलता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर पैसा नहीं मिला तो कहते हैं क्या फ़ायदा, पैसा वापस नहीं मिलता। इस तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं। तो कितना प्रतिशत चांसेस होता है अगर पैसा आपका गया है किसी बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम के जरिए, तो कितना प्रतिशत वापस मिलने की उम्मीद होती है? देखिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें कि आपके साथ जब साइबर क्राइम हुआ, जब आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, उसकी कितने देर बाद आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके साथ में आज साइबर क्राइम हो रहा है, आप तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, विद इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स कर देते हैं, तो उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जितना डिले होता जाएगा रिपोर्टिंग में, उतने चांसेस कम होते जाते हैं। फिर जैसा दूसरी चीज़ जो अभी बात की हमने कि बैंक्स का रिस्पांस, सभी बैंक्स का अलग अलग रिस्पांस होता है। तो अगर कुछ केसेस में जहाँ पर बैंक्स का रिस्पांस फास्ट होता है तो वहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो कितना जल्दी जो चैनल सिस्टम है इससे पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ केसेस देखे हैं कि आपने पैसा ट्रांसफ़र किया और पैरेलली कहीं और वो ATM कार्ड लेकर उनका एक साथी खड़ा रहेगा, और जैसा ही पैसा उस अकाउंट में गया उन्होंने तुरंत विड्रॉ कर लेंगे। तो उन केसेस में चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर हम पूरे उत्तराखंड स्टेट की बात करें या इवन नेशनल लेवल की बात करें, तो लगभग 10 से 12% पैसा जो रिपोर्ट हुआ है उसको हमने बचाया है। साल 2024 में जनवरी से जून तक, मतलब 6 माह में लगभग 62 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड हमारे यहाँ रिपोर्ट हुआ था। उसमें लगभग हमने इस बार 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए बचाए थे। तो एक ठीक ठाक अमाउंट है, और इसमें जो अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो जिसने जल्दी रिपोर्ट किया है उसका ज़्यादा पैसा, मतलब जो जल्दी आप रिपोर्ट करते हैं तो पैसा मिलने की उम्मीद है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर, न्यूड वीडियो कॉल्स भी आती हैं लोगों को, तो उसमें भी लोग फंस जाते हैं, और वहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि लोग डर की वजह से अपनी इमेज को लेकर सामने चीज़ें नहीं रखते हैं। तो ये किस तरह से बच सकते हैं इस चीज़ों से? देखिए, इस तरह के मामले पिछले 1 वर्ष से आ रहे हैं। सेक्सटॉर्शन टाइप का ये क्राइम है, जिसमें कि आपको कोई वीडियो कॉल आएगी अनजान नंबर से, और सामने कोई हो सकता है कोई अश्लील न्यूड क्लिप वगैरह चल जाएगी, और उसमें आपका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और उसको बेसिस पर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इसका बचने का एक ही तरीका है कि किसी भी अननोन नंबर से आप वीडियो कॉल रिसीव ना करें। अगर आप कोई जानने वाला है, आपसे बात करना चाहता है, तो आपके पास उसका नंबर सेव होगा। अननोन नंबर से आ रही है तो उसको वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करें, और एक बार उसको वो कर दें। उसके बाद में अगर आपको लगता है, उसको वेरीफाई कर लें कि किस नंबर से आ रहा है, और उसके बाद में आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। एक और भी फ्रॉड तो है, जिस तरीके से आप फ़ोन आते हैं माता पिताओं के पास कि आपका जो बेटा है या बेटी है, हमने उसका अपहरण कर लिया है। उस मामले में भी बहुत जल्दबाजी, पेरेंट घबरा जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि वॉइस क्लोनिंग का यूज़ किया जा रहा है। AI के माध्यम से वॉइस को क्लोन कर लिया जाता है, और उसके बाद में उनके पेरेंट्स को, बच्चों के, उनको फ़ोन किया जाता है कि आपके बेटे ने कोई क्राइम किया है, हमने इसको पकड़ा हुआ है, इसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में देखिए, किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो रहा है तो हम लोगों को बेसिकली थोड़ा सा अलर्ट और अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई कह रहा है तो आप अपने
बेटे को संपर्क कर सकते हैं, उसके दोस्तों को संपर्क कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वेरीफाई कर लें कुछ भी पैसे किसी को भी ट्रांजैक्शन करने से। जिस तरीके से HDFC एडवांस हो रहा है, उस तरीके से जो अपराधी है अपराध करने के नए नए तरीके खोज रहा है, तो उसमें कितनी आप लोगों को चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल साइबर क्राइम हो रहा था उसमें लोगों को पता चल गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और काफ़ी हद तक हम उसको रोकने में सफल हुए हैं। तो उसी को देखते हुए जो साइबर अपराधी ये भी अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं। पहले जिस तरह से होता था उसको अब चेंज करके नए नए डेली मोडस ऑपरेंडी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए चैलेंजेस होता है इन्वेस्टिगेशन करना और हमारे पुलिस फोर्स को ट्रेन करना कि उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो एक बड़ा चैलेंज है और हम लोग लगातार उसमें काम कर रहे हैं। बार कोड के जरिए भी फ्रॉड बहुत सामने आ रहे हैं कि आपको एक बार कोड भेज दिया जाएगा, QR भेज दिया जाएगा और कहेंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, इस पर आप स्कैन करिए, और लोग कर भी देते हैं सर। देखिए, इंडिया में अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है। UPI जैसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत फास्ट पेमेंट्स हो जाते हैं, बहुत इजीली पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी है और इनको इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उसकी लोगों में जानकारी का अभाव है। तो जो QR कोड है वो पैसा केवल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, रिसीव करने के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पर UPI, तो अधिकांश लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। ये जो पैसा है, ये जब अकाउंट से जब ट्रांसफ़र होता है तो ये पैसा जाता कहाँ पर है? देखिए, अलग अलग तरह के वो रहते हैं। इसमें मोस्टली जो केसेस में देखा जाता है कि वो मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल लेयर्स होते हैं कि पहला जिस अकाउंट में पैसा जाता है वहाँ से किसी दूसरे अकाउंट में जाएगा, वहाँ से तीसरे या चौथे पाँचवें अकाउंट में जाएगा, और अल्टीमेटली कहीं ATM से विड्रॉ हो जाएगा या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो पकड़ने में भी नहीं आते हैं कि अगर अकाउंट दूसरे अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपना अकाउंट जो है लोगों को दे देते हैं परसेंटेज के नाम पर। देखिए, बिल्कुल जो भी साइबर क्राइम में हमारे यहाँ अकाउंट्स यूज़ होते हैं वो सारे ही म्यूल अकाउंट्स होते हैं, और जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो नोइंगली अननोइंगली उनके अकाउंट को कोई और यूज़ कर रहा होता है। तो ये भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास भी केसेस आते हैं और जब हम पकड़ते हैं जिसके अकाउंट में पैसा गया है तो पता चलता है कि वो तो उसने किसी छोटे से लालच में 1000-2000 रुपये के लालच में किसी और को अपना अकाउंट दे दिया है, और अगर कानून की नज़र में देखा जाए तो वो भी अपराधी बनते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। हम लोगों को इसको भी लेकर अवेयर कर रहे हैं कि अपना सिम या अपना बैंक अकाउंट किसी और को यूज़ करने के लिए ना दें। हेली बुकिंग के नाम पर चारधाम के दौरान जो चारधाम यात्रा होती है, हेली बुकिंग के नाम पर भी फ्रॉड होते हैं। कई वेबसाइटों पे लोग चले जाते हैं गूगल पे सर्च करके डायरेक्टली, तो वो भी लोग फ्रॉड हो रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं दूसरे राज्यों के हमारे यहाँ पर, और हेली बुकिंग के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड शासन द्वारा IRCTC को अधिकृत किया गया है हेली बुकिंग के लिए, लेकिन कुछ फ्रॉडस्टर्स के द्वारा फेक वेबसाइट्स बनाई गई हैं, और जो लोग सुदूर एरिया से आ रहे हैं उनको नहीं पता रहता है कि IRCTC के माध्यम से हेली की बुकिंग करनी है, और वो गूगल पर जाकर सर्च करते हैं केदारनाथ हेली बुकिंग का, तो जो फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं वो सबसे ऊपर आ जाती हैं, और वहाँ जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं, और उनको एक फ़ेक टिकट भी दे दी जाती है, और वो पैसे भी ट्रांसफ़र। फेक टिकट आज बहुत इजी है, कुछ भी चीज़ को फोर्ज करके कोई फेक टिकट उनको दिया जाना, और वो जब उस फेक टिकट को लेकर हेलीपैड पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनको जानकारी होती है कि टिकट फर्जी है, और वहाँ पर आगे उनको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, तकरीबन आपने जब मैंने पढ़ा था 100 के आसपास जो वेबसाइट थी वो भी आप लोगों ने बंद की थी, जो चारधाम यात्रा के नाम पर फ्रॉड कर रही थी। बिल्कुल, पिछले 2 सालों में हम लगभग 100 वेबसाइट बंद करा चुके हैं। इसके साथ में सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट भी चलते हैं, तो 40 सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट भी बंद करा चुके हैं जो कि फेक टिकट से रिलेटेड थे, और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को अवेयर किया जाए और साथ ही उनको इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जाए। सर, अब मैं बात करूंगा ड्रग्स को लेकर। आजकल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से भी ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूं, हर हफ्ते 3-4 आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरे राज्यों से आकर लोग शहर तक, कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। देखिए, एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, और इसके कई पहलू हैं। पहला चीज़ है जो डिमांड रिडक्शन, कि जहाँ से ड्रग्स की डिमांड हो रही है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस पे फोकस करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर उनको अवेयर करते हैं बच्चों को कि ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव हैं और क्यों इसको नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
क्योंकि अगर ड्रग्स की डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से सप्लाई भी ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरा साइड है वो सप्लाई रिडक्शन का है। तो इसमें हम लोग एनफोर्समेंट पर काम करते हैं कि जो लोग सप्लायर्स हैं, इसके डीलर्स हैं, उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों को जो हमारा NDPS एक्ट है उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। और तीसरा है जो एडिक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी एडिक्ट हो गए हैं, उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, अन्य विभागों के सहयोग से उस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। एक ये लंबी प्रक्रिया है, लंबी एक लड़ाई भी है। हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से और ज़्यादा तेज़ी से काम करने की भी ज़रूरत है। और लोगों को भी ज़्यादा अवेयर होना है, केवल पुलिस के करने से भी नहीं होगा। ये सभी लोगों को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सभी को मिलकर अगर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ड्रग्स पर हम लोग कंट्रोल कर। इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्या पाठ्यक्रम में भी इस चीज़ को लाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं शुरू से ही चीज़ के बारे में पढ़ें? बिल्कुल, निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में भी लाना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उन सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उन सब चीज़ों पर वॉच रखना। तो क्योंकि वो जो साइंस हैं एडिक्शन की, वो अर्ली साइंस अगर हमने पकड़ लिए तो हम एडिक्शन से रोका जा सकता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ इरेटिक बिहेवियर है, उसका मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, तो कुछ इस तरह के साइंस हैं। तो पेरेंट्स की भी और साथ ही टीचर्स की, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको हम एड्रेस करेंगे, उस चीज़ को पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहे ड्रग्स को लेकर हो गया, आप दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, तो वहाँ से किस तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हम लोगों का, क्योंकि साइबर के केसेस में हमने मोस्टली अदर स्टेट्स में जाना पड़ता है। और जब भी हमारी टीम जाती है तो लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है, उनका भी सकारात्मक रवैया रहता है, क्योंकि सभी जगह एक समस्या है साइबर की और ड्रग्स की, और सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। तो कहीं भी इस तरह की कोई कोऑर्डिनेशन में इशू नहीं आता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा सर, जैसे लोगों को जो आसपास हमें पता भी होता है लोगों को कि ये ड्रग्स का या इसमें जुड़ा हुआ है या इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, परंतु वो बताने की बजाय चुप बैठ जाते हैं और इसलिए नहीं बताते हैं कि हम जाएंगे, हम क्यों फंसे इस चीज़ में। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9412029536। ये हमारा ANTF का हेल्पलाइन नंबर है। इसमें कोई भी सूचना दे सकता है किसी भी ड्रग पेडलर के बारे में, और आपकी जो पहचान है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इस चीज़ को मैं इंश्योर करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाकर इस नंबर पर मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, और आपको किसी भी तरह की अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा सूचना को वेरीफाई कराया जाएगा, और अगर सूचना सही पाई जाती है तो उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल रहेगा मेरा सर, कब तक मान सकते हैं देवभूमि हमारी ड्रग्स फ्री हो जाएगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि लंबी लड़ाई है, लगातार इसमें सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही कुछ सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। सर, कोई एक मैसेज साइबर से बचने के लिए और ड्रग्स से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखिए, साइबर के लिए तो जो बेसिक है, हमारे दो चीज़ें हैं, एक हमारा डर है और एक लालच है। अगर इन दो इमोशंस पर हमने कंट्रोल कर लिया, और कोई भी अगर जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और बेसिक अलर्टनेस और अवेयरनेस अपने पास में रखी, तो मुझे लग रहा है कि 90% केसेस में हम लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और ड्रग्स का, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमें शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लग सकता है, हम पीयर प्रेशर में अपने फ्रेंड्स के उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस और बाकी सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अगर हम उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।